अक्षत, राइट, दल बदलू कानून जो होता है या एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके चैलेंजेस क्या हैं? सर इसमें चैलेंजेस हैं, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट होने के 6 महीने बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे सर उनकी पार्शलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सर एक और चैलेंज जो है कि मर्जर हम अलाउ करते हैं कि 2/3 ऑफ पार्टी अगर दूसरे खेमे में चली गई तो हम उसे वैलिड डिफेक्शन मानेंगे। और सर दूसरा कि तो इससे सर जो विधायकों की ख़रीद फ़रोख्त होती है तो ये रोकने में इससे सहायता नहीं हो पाती। और सर लास्ट प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर के लिए एडजुडिकेशन का टाइमलाइन हमने फ़िक्स नहीं किया हुआ है। भारत अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, बट हम लोग अभी भी हंगर इंडेक्स में काफ़ी पीछे हैं, 102 सेकंड रैंक आता है। इसका रीज़न क्या है? सर इसका रीज़न मुझे लगता है कि जो राशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जैसे फेयर प्राइस शॉप्स में हम लोग करप्शन देखते हैं कई बार कि जिसको राशन मिलना चाहिए उसको ना मिल के वो नॉर्मल मार्केट में बेच दिया जाता है। या फिर सर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, या मान लीजिए जिसको ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मेरे ही कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी इनकम 10 लाख 12 लाख ऐसे, और वो अभी राशन अवेल कर रहे हैं। तो जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर है वो भी इसका कारण है सर, जिनको राशन मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। ये गलती किसकी है? आपने बोला आपके दोस्त हैं जो 12 लाख सालाना इनकम है, ये उनकी इंटेग्रिटी की कमज़ोरी है या सरकार की कमज़ोरी है? सर दोनों की कमज़ोरी मुझे लगता है। दोनों की क्या कमज़ोरी है? सरकार ने तो एक आपके लिए कानून बनाया कि जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दूंगा, दूसरा आके वो भोजन छीन लेता। गलती किसकी है? सर जैसे आपने कहा कि पहला तो उनकी इंटीग्रिटी की गलती है, दूसरा सरकारी तरफ से मुझे ये गलती लगती है कि हमने डेटा जो है, रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं किए कॉन्स्टेंटली। तो ये इसका एक परिणाम, ये एक मिस्टेक मानूंगा। अब तो आधार लिंक हो गया है जैसे, तो इसमें एरर्स बहुत कम हो गया कंपैरेटिवली। करेक्ट है सर। तो सर आधार तो लिंक हो गया है, लेकिन सर कई बार हमने देखा है कि यदि हम आय सर्टिफिकेट बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र, तो कई बार आय प्रमाण पत्र कम जांच पड़ताल के बना दिए जाते हैं। तो उससे यदि आय प्रमाण पत्र काफ़ी कम रुपए का है तो फिर उससे राशन की एलिजिबिलिटी सर वो इंश्योर हो जाती है। ठीक। अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में दिया जाना चाहिए कि नहीं, तो आपकी क्या राय है इसमें? सर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लद्दाख को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? सर पहला तो ये रीज़न है कि लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जो बॉर्डर रीजन पे आता है। तो सर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये ज़रूरी है कि सरकार लद्दाख पे अपना कंट्रोल रखे। और सर दूसरा कि 6 शेड्यूल हमने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बनाया था, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसका हम एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करें जिससे और भी स्टेट्स 6 शेड्यूल की डिमांड करने लगे। अक्षत, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कर्नाटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इसमें डिफरेंस क्या है? सर कर्नाटक पूरी तरह से इंडिजिनस म्यूज़िक है, स्वदेशी म्यूज़िक है, जो वैदिक संगीत से जो डिराइव होता है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी वैदिक संगीत से डिराइव होता है, लेकिन सर इसमें पर्शियन एलिमेंट आ जाते हैं। जो मुग़ल आए थे या दिल्ली सल्तनत आए थे तुर्की से और ईरान के रीजन से, तो वहाँ के जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सर कर्नाटका म्यूज़िक एकदम शुद्ध रूप में गाया जाता है कि मतलब जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को उसी तरह से गाया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी सिंगर के पास ये लिबर्टी है कि वो स्टेज पे लाइव कंपोजिशन कर सकता है राग के नियमों के भीतर रहकर। ठीक है। कितने घराने हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, आपको कुछ आइडिया है इसमें? काफ़ी सारे घराने होते हैं, मतलब बहुत सारे रीजनल घराने हैं, लेकिन जो मेन घराने हैं वो टोटल 9 घराने हैं। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और किराना घराना, बनारस घराना, और कुछ घरानों के नाम मुझे याद नहीं है।